क्या एक किताब सच में दुनिया को हिला सकती है? एक ऐसी थ्योरी जिसने साइंस के रूल्स को रीराइट कर दिया और रिलीजन के साथ एक साइलेंट वॉर शुरू कर दी। आज हम बात करेंगे चार्ल्स डार्विन की उस थ्योरी के बारे में जिसने ह्यूमंस को मंकीज का कजन बना दिया और दुनिया को सोचने पर मजबूर कर दिया। दोस्तों, पहले पार्ट में हमने डिस्कस किया था डार्विन की बेगल शिप वाली जर्नी, फ्रेंच बर्ड्स की, ब्रिक की एवोल्यूशन, नेचुरल सिलेक्शन, जो सबसे फिट होता है वही सरवाइव करता है, कैसे जनरेशन के थ्रू ऑर्गेनिज्म इवॉल्व करते हैं और कैसे नई स्पीशीज जो हैं वो डेवलप होती हैं, ओरिजिन ऑफ स्पीशीज। आज की इस वीडियो में, इस पार्ट में हम कुछ ऐसे सवालों को डिस्कस करेंगे जिन सवालों को हमने पिछली वीडियो में अधूरा छोड़ दिया था, और वो सवाल हैं लोगों का रिएक्शन क्या था डार्विन की थ्योरी पर, और डार्विन ने अपने आइडियाज कैसे डिफेंड किए, और इसके साथ साथ एवोल्यूशन की मॉडर्न साइंस में क्या इंपॉर्टेंस है। यूनिक टीवी की एक और वीडियो में आप सबको खुशामदीद। चले बिना किसी देरी के शुरू करते हैं हमारी आज की वीडियो। दोस्तों, इस वीडियो को हम कुछ सेक्शंस में डिवाइड करते हैं और सेक्शंस में समझने की कोशिश करते हैं। सेक्शन 1, पब्लिक रिएक्शन। जब द ओरिजिन ऑफ स्पीशीज 1859 में पब्लिश हुई तो दोस्तों एक साइंटिफिक बॉम्ब फट गया। इस थ्योरी ने दुनिया भर में शॉक वेव भेज दी, स्पेशली यूरोप और अमेरिका में। उस जमाने में लोग बहुत रिलीजियस हुआ करते थे, यानी कि अपने अपने मजहब की किताबों और उनकी तालीमात को ही सब कुछ और सच माना करते थे। अकॉर्डिंग टू इब्राहिमिक रिलीजियस, गॉड ने दुनिया को 6 दिन में बनाया और हर जानदार को इंडिविजुअली क्रिएट किया। ह्यूमन बीइंग्स को अलग से गॉड की इमेज पे बनाया गया। अब डार्विन कह रहा था कि स्पीशीज जो हैं वो इवॉल्व होती हैं एक ही एंसेस्टर से। ह्यूमंस और मंकीज का एक कॉमन फोरफादर हो सकता है। जो स्पीशीज में चेंजेस हैं, मतलब कि एवोल्यूशन है, जो वो बहुत सालों बाद जाकर होती है। रिलीजियस लीडर्स ने इस थ्योरी को ब्लास्फेमी बोला। बहुत से लोग कंफ्यूज हो गए, कुछ लोग गुस्से में आ गए और कुछ क्यूरियस हो गए। डार्विन के ऊपर डायरेक्ट अटैक तो नहीं हुआ, लेकिन उनकी थ्योरी को गॉडलेस कहा गया। एक फेमस कार्टून में डार्विन को एक मंकी के साथ दिखाया गया था, जिसे देखने के बाद कुछ लोग तो हंसे और कुछ ऑफेंड हो गए। जो लोग तो रिलीजियस को स्ट्रांगली फॉलो करते थे, जैसे कि इबादत खानों के लीडर्स या डीपली रिलीजियस लोग, वो बहुत गुस्सा हुए। उन्हें लगा कि डार्विन की थ्योरी उनके रिलीजियस के अगेंस्ट जा रही है। उन्होंने सोचा कि अगर ह्यूमंस जो हैं वो मंकीज से आए हैं तो ये बात गॉड की क्रिएशन की इंसल्ट है। अब जो है वो साइंटिफिक कम्युनिटी थी जो वो डिवाइड हो गई। लेकिन दोस्तों, साइंस की दुनिया में भी सब लोग डार्विन से एग्री नहीं कर रहे थे। कुछ लोगों ने कहा कि डार्विन की थ्योरी लॉजिकल और एविडेंस बेस है। यही दूसरी साइड पर कुछ साइंटिस्ट जो थे वो कंफ्यूज और डाउटफुल थे। उनको लगता था कि इतनी बड़ी चेंजेस का प्रूफ जो है वो क्लियर नहीं है और इसमें अभी और क्लियरिफिकेशन की जरूरत है। अब बचे हैं हमारे पास कुछ आम लोग जो कि ना साइंटिस्ट थे और ना कोई रिलीजियस लीडर। उन्हें समझ ही नहीं आ रहा था कि वो किस चीज पर बिलीव करें। एक तरफ साइंस कुछ और कह रही थी और दूसरी ही तरफ रिलीजियस कुछ और, इसलिए बहुत से लोग कंफ्यूज हो गए। कुछ लोग तो डर गए और कुछ सोचने पर मजबूर हो गए। अब बात करते हैं सेक्शन 2, डार्विन डिफेंस देयर थ्योरी। डार्विन ने डिबेट के अंदर पार्टिसिपेट नहीं किया। उन्होंने अपनी थ्योरी को रिस्पेक्टफुली डिफेंड किया। उन्होंने कहा, मैं सिर्फ इतना कह रहा हूँ जो मैंने नेचर में ऑब्जर्व किया उसे बस एक्सप्लेन कर रहा हूँ। मैं गॉड के बारे में कमेंट नहीं कर रहा। उनका ये बताने का स्टाइल बिल्कुल काम था और पोलाइट था। उन्होंने कोई अटैक नहीं किया किसी रिलीजन पर। डार्विन का सबसे बड़ा सपोर्ट सिस्टम बने थॉमस
हुक्सली। थॉमस हुक्सली ने कहा, मैं मोंकी से इवॉल्व होना प्रेफर करूंगा, ना कि किसी ऐसे इंसान का डिसेंडेंट बनना जो कि सच को इग्नोर करे। इन्होंने पब्लिक डिबेट्स में डार्विन को सपोर्ट किया, इसलिए उन्हें बोला गया डार्विन्स बुलडॉग। डार्विन ने अपनी बुक्स में कई एग्जाम्पल्स और एक्सप्लेनेशंस दी। फ्रेंचीज की ब्रिक्स, गोलापैगोस के टर्टल्स, फॉसल्स, कंपैरेटिव एनाटॉमी, सब एनिमल्स के स्केलेटन सिमिलर स्ट्रक्चर शो कर रहे थे। एम्ब्रियोलॉजी, अर्ली स्टेज डेवलपमेंट सबकी सेम थी। यही सब चीजें साइंस की तरफ से एक लॉजिकल एक्सप्लेनेशन बन गई। सेक्शन 3, एवोल्यूशन इन मॉडर्न साइंस। आज के टाइम में एवोल्यूशन कोई सिर्फ थ्योरी नहीं है, ये साइंस का सेंट्रल पिलर बन चुकी है। डार्विन ने तो डीएनए का नाम भी नहीं सुना था, लेकिन उसकी थ्योरी ने प्रेडिक्ट कर लिया था वेरिएशन, इनहेरिटेंस, एडेप्टेशन और सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट। ये सब चीजें थ्योरी को सपोर्ट कर रही थी। अब इसका रियल इम्पैक्ट देखते हैं वर्ल्ड पर। एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस म्यूटेट करते हैं और इवॉल्व हो जाते हैं ताकि मेडिसिन उन पे काम ना करे। थोड़ा इजीली समझते हैं। वायरस म्यूटेशन जैसे कि कोविड-19, हर बार किसी नए वेरिएंट का आना इस बात को साबित करता है कि एवोल्यूशन इन रियल टाइम। अब देखते हैं एग्रीकल्चर पर इसके इम्पैक्ट। क्रॉप्स की सिलेक्टिव ब्रीडिंग जैसे कि ग्रोथ रेजिस्टेंस या पेस्ट रेजिस्टेंट वेरिएंट या वेराइटीज, डॉग्स, कैट, इवन चिकन्स, हम उनकी आर्टिफिशियल सिलेक्शन करते हैं। ये सब चीजें डार्विन की थ्योरी का रियल लाइफ यूज ही तो हैं। अब एनवायरनमेंट एंड कंजर्वेशन, कौन सा एनिमल ग्लोबल वार्मिंग के अगेंस्ट सरवाइव करेगा? कंजर्वेशन बायोलॉजी में एवोल्यूशनरी हिस्ट्री से हेल्प मिलती है एक्सटेंशन प्रिडिक्ट करने में। मतलब कि कौन सा जानवर या कौन सा एनिमल जो है वो खत्म होने वाला है। डार्विन की थ्योरी ने साइंस को एक डायनामिक प्रोसेस बनाया, ना कि एक फिक्स्ड थॉट, पर्सनल एंड फिलोसॉफिकल इम्पैक्ट। डार्विन ने बस एक साइंस की एक सिंपल सी कोई थ्योरी नहीं बनाई, उन्होंने हमें एक नई सोच सोचने का एक तरीका दिया। उन्होंने हमें समझाया कि एडेप्टेशन इज लाइफ, जो कि स्टैटिक रहती है, वो एक्सटेंड हो जाती हैं, जो कि फ्लेक्सिबल हैं और वो सरवाइव भी कर जाती हैं। आप चाहे स्टूडेंट हो, आर्टिस्ट हो, बिजनेसमैन हो या कोई भी हो, अगर आप हर नए चैलेंज के साथ कुछ नई चीजें अडॉप्ट करते हो तो आप भी इवॉल्व कर रहे हैं। फॉर्म सो सिंपल आ बिगिनिंग, एंडलेस फॉर्म्स मस्ट ब्यूटीफुल एंड मोस्ट वंडरफुल हैव बीन एंड आर बीइंग इवॉल्व्ड। ये सिर्फ एवोल्यूशन की बात नहीं है, ये जिंदगी का एक नजरिया है। उम्मीद है दोस्तों आपको इस एपिसोड से कुछ ना कुछ सीखने को तो जरूर मिला होगा। आप हमें कमेंट करके भी बता सकते हैं कि आपको इस एपिसोड में क्या चीज सीखने को मिली। तब तक के लिए सोचते रहें, ऑब्जर्व करते रहें और इवॉल्व होते रहें। मिलते हैं ऐसी ही एक और इंफॉर्मेटिव वीडियो के साथ, तब तक के लिए खुदा हाफिज।